नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। इस क्रम में सीएम योगी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आईआईटी द्वारा आयोजित वृहद रोजगार मेले में शिरकत करने पहुंचे। इस रोजगार मेले में करीब 10,000 युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा, तो वहीं 90 कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। फसल भी यह भी इनोवेशन हो चुका है और अभी यहाँ के युवा साथियों ने उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। और मैंने इसीलिए कहा कि कृषि विभाग के साथ आप अपना एमओयू करिए। कृषि विज्ञान केंद्रों को हम आपके माध्यम से ड्रोन सस्ते में उपलब्ध करवा देंगे और फिर आपको आपके प्रोजेक्ट का पैसा भी मिल जाएगा, कुछ नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का भी अवसर मिल जाएगा और किसान के लिए भी आसान हो जाएगा कि कोई भी पेस्टिसाइड उनको छिड़काव करना तो ड्रोन के माध्यम से ही वो पूरे खेत में छिड़काव कर लेगा और फसल भी उसकी सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम मैं यहां पे देख रहा था। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और इसीलिए मैंने व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को कहा कि यूथ को, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को कह रही है, जिस राष्ट्रीय शिक्षा को प्रधानमंत्री जी ने 2020 में। तो वहीं भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय मंत्रियों और युवा सांसदों सहित कई सांसदों ने बुधवार को लाल किले से शुरू हुई तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लिया। देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना बढ़ाने के मकसद से ये तिरंगा बाइक रैली आयोजित की गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी रैली में हिस्सा लिया। ठाकुर ने इंडिया गेट के साथ पत्रकारों से कहा कि कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और युवा नेता एक साथ आए और ऐतिहासिक लाल किले से बाइक रैली शुरू की ताकि ये संदेश दिया जा सके कि हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। इस रैली का आयोजन ये आश्वासन देने का भी किया गया कि आजादी का अमृत महोत्सव में हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। तो वहीं आगरा से खबर है, जहां 55 साल की उम्र में ममता गुप्ता ने 12वीं पास की है, जिससे एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि पढ़ने या सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ममता की इस लगन और मेहनत को देखते हुए सेवा आगरा ने उन्हें सम्मानित किया है। तो वहीं ममता के परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसने ममता का साथ दिया। दरअसल बचपन और युवावस्था में ना पढ़ाई कर सकी ममता, आधी उम्र में आकर पति के साथ पाकर उन्होंने 12वीं की परीक्षा की अच्छे नंबरों से पास कर ली है। आगरा के कमला नगर तेज नगर की रहने वाली हैं ममता गुप्ता, जिन्होंने 55 साल की उम्र में 12वीं पास की है। मेरा नाम सुनील बंसल है और मेरी दुकान कोतवाली के सामने मुबारकमंद मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे एसएम डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से है। इस मुकदमा आपके द्वारा दर्ज करा गया कोतवाली थाने में, क्या है ऐसा है, मैं जैसे ही मार्केट में एंट्रेंस करते हैं तो एचएमडी ड्रग हाउस वाले ने अपनी दुकान 4-5 फुट आगे बढ़ा रखी है और वो अपनी गाड़ियां भी वहां से सटा के खड़ा करता है, दूसरे लोगों की गाड़ियां खड़े भी नहीं होने देता है, उससे रास्ते को ब्लॉक करे रहता है। इसके बाद में जैसे ही ऊपर चलते हैं थोड़ा तो आर के सर्जिकल वाला पूरे रास्ते को घेरे रहता है। वहीं पे राजधानी ड्रग हाउस वाला अपना पूरा माल जीने में और सामने वाले रास्ते पे घेरे रहता है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर वाला का घेर रहता है उधर जीना में चढ़ने। तो वहीं आगरा में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेखौफ दबंगों ने एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी दे डाली है। दरअसल पड़ोसी दुकानदार द्वारा पीड़ित को मुकदमा वापस न करने पर सिर धड़ से अलग करने की धमकी दी गई है और धमकी मिलने के बाद पीड़ित और पीड़ित का परिवार दहशत में है। पीड़ित ने आगरा पुलिस से अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित को
शाहरुख नाम के युवक ने धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शाहरुख समेत 7 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित दुकानदार ने अधिकारियों से कहा कि दुकान के सामने सामान रखकर रास्ता रोकने की शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि आगरा पुलिस ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और सभी के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे। मेरा नाम सुनील बंसल है और मेरी दुकान कोतवाली के सामने मुबारकमंद मार्केट में फर्स्ट फ्लोर पे एसएम डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से है। इस मुकदमा आपके द्वारा दर्ज करा गया है कोतवाली थाने में, क्या है पूरा मामला? और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ आगरा से हमारी ब्यूरो चीफ ममता भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, जिस तरीके से पीड़ित पर यह मुकदमा वापस करने का दबाव लगातार बनता आ रहा है, अपराधियों के हौसले आगरा में फिर से एक बार बुलंद हो गए हैं। आगरा पुलिस क्या कर रही है? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ये आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां एक बाजार में एक व्यापारी को एक दूसरे व्यापारी के द्वारा जो रास्ता रोक करके अपने दुकान का जो सामान था उसको रास्ते में रखकर उसको रास्ता रोका गया। तो इसको लेकर के दुकानदार ने पहले तो कई बार उस पड़ोसी व्यापारी से ही विनम्र निवेदन किया हाथ जोड़कर कि भाई रास्ता है और कम से कम हमारी जो हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको तकलीफ होती है, आप प्लीज हमारी रास्ता को छोड़ दीजिएगा। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी वो जब माना नहीं तो उन्होंने थाने में इस चीज की शिकायत दर्ज की कोतवाली में। तो जब कोतवाली में शिकायत दर्ज की तो पुलिस के द्वारा वहां जब शिकायत दर्ज हो गई और तब उसने जब जो व्यापारी था उसके दुकान पर आकर शाहरुख नाम का जो युवक है उसने और उसके साथ में और 6 लोगों ने आकर वहां धमकी दी और उससे साफ तौर से कहा कि अगर ये जो तुमने जो तहरीर दी है उसको अगर वापस नहीं लिया गया तो मैं तुम्हारा जो सर है ना उससे धड़ से अलग कर दूंगा। बिल्कुल देख सकते हैं कि जिस तरह व्यापारी को धमकी दी गई है एक दूसरे व्यापारी के द्वारा, तो इस तरह तो जो अपराधी हैं उनके हौसले काफी बुलंद दिख रहे हैं। जी ममता, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आगरा पुलिस इस पर क्या कठोर कदम उठा रही है कुछ? बिल्कुल प्रियंका, अगर आगरा पुलिस की बात करें तो आगरा पुलिस ने पहले तो शाहरुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अब जब व्यापारी को धमकी दी गई है तो अब शाहरुख सहित 6 अन्य और लोगों के नाम दर्ज ये मुकदमा दर्ज किया है और जो पुलिस के अधिकारी हैं, आला अधिकारी, उनके द्वारा उस कार्रवाई को बड़ी ही कठोरता से इस पर एक्शन लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, आगरा पुलिस भी कठोर कदम उठा रही है। ममता, यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो नामजद आरोपी हैं इनके खिलाफ पहले भी कोई मुकदमा दर्ज किया गया है क्या ये आरोपी पहले से भी कई आरोप कर चुके हैं? बिल्कुल, अगर आरोपों की बात करें तो फिलहाल इस चीज की अभी पुष्टि नहीं हो पाई। अधिकारियों से जब बात की गई है तो अधिकारियों ने इनके बारे में इनका जो ग्राफ है पीछे बैकग्राउंड का जो इनका है उनकी सारी जो इनका रिकॉर्ड है उसको खंगालने की बात कही है, लेकिन फिलहाल अधिकारियों के द्वारा इन पर कठोरतम कार्रवाई करने की बात की गई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद ममता, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। तो एक बार फिर से आगरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक तरफ जहां आगरा पुलिस ये बात कहती है कि किसी भी जनता को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी, वहीं दूसरी तरफ एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी को धमकाना और उसे जान से मारने की धमकी देना कहीं ना कहीं पुलिस पर यह सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है कि आखिर आगरा पुलिस इस पर क्या कर रही है। फतेहपुर से खबर है, जहां फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना कस्बा में आर्थिक तंगी से एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि बकेवर निवासी धर्मेंद्र मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 41 साल बताई जा रही है, उन्होंने फसल के खराब हो जाने और आर्थिक तंगी के चलते खेत की मेड़ में लगे शीशम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। थाना बकेवर को मृतक के बड़े भाई सर्वेश कुमार ने यह जानकारी दी और तहरीर दी है कि उसका भाई धर्मेंद्र मिश्रा के पास मात्र 2 बीघे खेत थे और
ट्रक ड्राइवर थे वो, और पिछले 6 महीने से काम न मिलने पर घर पर बैठे हुए थे। हालांकि बीती शाम घर से बिना बताए वो निकल गए। जब वापस नहीं आए तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। जब खेत पहुंचे तो देखा कि धर्मेंद्र का शव फांसी के फंदे पर झूल रहा था। हालांकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रियल एस्टेट कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर यह छापेमार कार्रवाई की गई है। रियल एस्टेट कारोबारी के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राकेश यादव के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। भूमाफिया ब्रजेंद्र चौहान से संबंध की भी बात सामने आई है। नवशील धाम स्थित आवास पर यह छापा पड़ा है। कानपुर से बड़ी खबर है, आप सभी दर्शकों को बता दें, जहां पर कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। और कानपुर के ब्यूरो चीफ प्रभात त्रिवेदी हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, हम आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे कि राकेश यादव के घर पर यह जो छापेमार कार्रवाई की गई है, इसमें क्या कुछ मिला है? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि पहले तो आपको बता दूं कि जो मामला है, आयकर विभाग की जो टीम थी, ये 6 जगह पर छापेमारी की थी। रियल एस्टेट के कारोबार कर रहे नवशील धाम में इनकम टैक्स की टीम ने सुबह छापेमारी करी थी। नवशील धाम ट्रस्ट जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए राजेश यादव का बताया जा रहा है। वहीं आसपास सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई थी और घर से किसी को भी निकलने नहीं दिया गया था। अभी ये भी पुष्टि नहीं हो पाई कि जब छापेमारी करी गई तो उस समय पे राजेश यादव अंदर थे या नहीं थे। इसके अलावा इनके संबंध जो है वो घनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी से बताए जा रहे हैं और घनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी भी सुबह 5 जगह पर लगभग छापेमारी करी गई थी। झांसी, कानपुर, नोएडा, लखनऊ लगभग टीमों ने छापेमारी करी थी, जिसमें जो कंपनी समाजवादी पार्टी के नेता श्याम सुंदर यादव और उनके भाई बिशन सिंह की है। बिल्कुल प्रभात जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि योगी सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं दूसरी तरफ राकेश यादव के घर से छापेमार कार्रवाई की गई है, बड़ा सामान बरामद किया गया है। देखिए मैं बताना चाहूंगा कि बात करें बड़े सामान बरामद करने की, पैसे बरामद करने की, तो अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं करी गई है और ना ही अभी चूंकि ना घर से लोगों को निकलने दिया जा रहा है, ना घर के अंदर किसी मीडिया कर्मी को प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो अब इसके अंदर क्या गोलमोल हो जाता है या क्या हो जाता है, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है। अभी तक राकेश यादव के घर से कोई भी सामान बरामद नहीं किया गया है। राकेश यादव के घर पर यह आयकर विभाग का छापा पड़ा है। प्रभात जी, यहां आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राकेश यादव का ही घर क्यों? देखिए कहीं ना कहीं अगर जो बात करें तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। शायद हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के से जुड़े होने का कारण है कि इनको ये भूमाफिया हैं और इनके घर छापेमारी करी गई, या किस तरह से जो मामला है, चीजें कैसे दर्शाई जा रही, कैसे सामने आ रही, इस चीज को तभी बताया जा सकता है जब पूरी अधिकारी पुष्टि कर सके। इसी खबर पर आपके साथ बने रहेंगे प्रभात जी, लेकिन अभी आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो यहाँ एक बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां पर कानपुर से बड़ी खबर है, राकेश यादव के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई है। भूमाफिया ब्रजेंद्र चौहान से संबंध की खबर है। हालांकि अभी तक छापेमार कार्रवाई में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। नवशील धाम स्थित आवास पर यह छापा पड़ा है, जहां पर अभी भी कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की बेरुखी और जीएसटी की बढ़ोतरी से नाराज भट्टा मालिकों ने ईंट भट्टे बंद करने का ऐलान किया है। आज अखिल भारतीय ईंट और टाइल्स निर्माता संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले सीजन में ईंट भट्टे को बंद करने का ऐलान किया है। ईंट भट्टा मालिकों ने बताया कि जीएसटी 1% थी, जो अब बढ़कर 6 से 12% तक हो गई है, जिससे व्यवसाय करना मुश्किल होता जा रहा। वहीं भट्टा मालिकों ने कोयले को लेकर भी सरकार के रवैये से नाराजगी जताई है। जो कोयला 8 से 9,000 रुपए में आता था, वही कोयला अब 18 से 20,000 रुपए में आ रहा है। ईंट भट्टा निर्माता संघ ने
सरकार से आग्रह किया है कि अगर जो तुरंत इस पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो ईंट भट्टा बंद करने के अलावा दूसरा कोई चारा हमारे पास नहीं बचेगा। उद्देश्य ये है जो हम लोगों को ईंट भट्टों में समस्याएं आ रही हैं, उसका हम लोग कुछ निराकरण मिले नहीं तो हम लोग ईंट भट्टे में उत्पादन कार्य बंद कर देंगे, ये हम लोगों ने तय किया है। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं कई हैं, जिसमें 5-6 बिंदु प्रमुख हैं। पहली तो जीएसटी है। जीएसटी पहले 1% कंपोजिशन था हमारे ऊपर, हम बिना ग्राहक से लिए 1% अपनी तरफ से जमा कर देते थे, जितनी बिक्री होती थी उसका 1% जमा कर देते थे। अब हम लोगों के ऊपर ईंट बिक्री पर लगा दिया गया 6% और कहा गया है कि ग्राहक से लीजिए। ग्राहक देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतने वर्ष हमने उनसे जीएसटी ली नहीं जब से जीएसटी लागू है। आज वो कहता है कि हम जीएसटी आज भी नहीं देंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी के 64 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर में ये अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या और इसके आसपास के जिलों में भी अलर्ट किया गया है। गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में 11 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, 45 जिलों में कम और 19 जिलों में बहुत कम बारिश दर्ज की गई। अयोध्या और आसपास के जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 45 जिलों में कम बारिश हुई है, 19 जिलों में बहुत कम बारिश हुई है। तो वहीं सावन के माह में एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांवड़ियों के साथ अभद्रता की बातें सामने आ रही, कहीं कांवड़ियों पर थूका जा रहा तो कहीं पथराव की तस्वीरें सामने आ रही, तो वहीं दूसरी ओर महाराजगंज जनपद के सुनौली कस्बे के मुस्लिम समाज के लोग आज शाम सुनौली बॉर्डर पर नेपाल से भारत के बाबा धाम और विश्वनाथ मंदिर जलाभिषेक करने जा रहे हैं। नेपाली कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नेपाल के कांवड़ियों को न सिर्फ सम्मान दिया बल्कि पैर धोए, बल्कि फूलों की बारिश की गई, कांवड़ियों का स्वागत किया गया। वहीं नौतनवा एसडीएम ने इन कांवड़ियों को अपना नंबर भी दिया है और आश्वासन दिया है कि रास्ते में कोई दिक्कत हो तो तुरंत मदद की जाएगी। वहीं सैकड़ों की संख्या में नेपाल के कांवड़िये स्वागत से भाव विभोर हो गए हैं। सांप्रदायिक सद्भाव का परिचय देते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नेपाल से सैकड़ों की संख्या में भारत के बाबा धाम और विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए प्रस्थान कर लिया है। कांवड़ियों का हर जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा है। हम धगरे हिरोनी गांव पालिका 3 नेपाल से बाबा धाम वैष्णो देवी सावन यात्रा में घूमने जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और आप लोगों ने सम्मान किया, हमको बहुत अच्छा लगा कि हम सब मिलके धाम करने चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करने चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहने चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा और हम लोग धाम करके आएंगे तो ये भी हमको सीख के कुछ हमको भी ऐसे। नेपाल राष्ट्र से जो सीमावर्ती जिले हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और आज भी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं यहाँ पर। यहाँ सुनौली नगर पंचायत क्षेत्र में जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने इन श्रद्धालुओं के चरण जल से उनका धो करके उनका सम्मान किया है और फूलमाला अर्पित किया है सभी ने क्षेत्रवासियों द्वारा। इनको हमने और यहाँ थानाध्यक्ष ने अपना नंबर दिया है कि इनको मार्ग में यात्रा के दौरान कहीं कोई असुविधा हो तत्काल हम लोगों से संपर्क करें। बाबा काशी विश्वनाथ भोलेनाथ का दर्शन इनको सुगमता से अच्छी तरीके से। पवित्र महीना में जो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सौभाग्य की बात है हम लोग की, जो है सारे लोग हम लोग सुने कि आ रहे हैं और सारे यात्री को जो भी बाबा धाम जा रहे हैं, बाबा बैजनाथ जा रहे हैं, सब लोग हर लोग जा रहे हैं लोग, इसलिए हम लोग सोचे कि भाई ये स्वागत किया जाए हम लोग।
और जो भी हिंदुस्तान में हमारे जो लड़ाई झगड़ा हो रहा मुस्लिम हिंदू का, तो इससे हर आदमी इससे सीखे कि आपस में मिल बांट के रहना चाहिए, सभी भाई अपने एक हैं, इसलिए हम लोग एक किया गया, सारे हम लोग मुस्लिम भाई सब लोग किया गया हम लोग, और अधिकारीगण को बुलाया गया, सब लोग को बुलाया गया, सब लोग स्वागत किए हम लोग पवित्र। तो वहीं भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुंशीगंज कस्बे में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां मुंशीगंज कस्बा निवासी इरफान, जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, उसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। वहीं अजय और प्रेम कुमार, जो कि फतेह बहादुर के निवासी बताए जा रहे हैं, वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी मुंशीगंज से 3 केस आए थे। प्रेम कुमार 22 साल, अजय कुमार 24 साल और इरफान 19 साल, जिसमें इरफान मृत अवस्था में आया था यहाँ पे, और बाकी दोनों के पैर टूटे हुए हैं। जो और 2 हैं, प्रेम कुमार और अजय कुमार, उनका फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया अर्जेंट ऑर्थो। 40 फीट की महज छोटी सी दूरी को तय करने में आज भी गांव के लोगों को जिंदगी और मौत के दरमियान डगमगाते कदमों के साथ चलकर पूरा करना पड़ रहा। कानपुर देहात के तहसील सिकंदरा के सदना गांव के ग्रामीण जिंदगी और मौत के बीच बने नदी के अस्थायी पुल पर सफर तय कर रहे। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। जब इन तस्वीरों को देखकर जहन में मौत का खौफ दिखाई देने लगे, तो फिर सोचिए कि इस तस्वीर में दिख रहे लोग रोज जिंदगी और मौत के बीच आंख मिचौली खेल रहे हैं। दरअसल कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र में बसे इस गांव सदना और नेफलापुर के बीच बहने वाली सेंगर नदी इन दोनों गांवों को बांट रही है, और दोनों ही गांव के हजारों लोग इस गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लगभग 50 सालों से नाव के सहारे इसे पार कर रहे, और उस पार करके उसे सफर तय किया जा रहा है। और सरकार के साथ साथ अधिकारियों से भी पुल बनाने की गुहार लगाई गई है, लेकिन ग्रामीणों की गुजारिश पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जनपद में प्रदेश सरकार के मंत्री की सिफारिश पर एक पुल बनाने की कवायद शुरू की गई थी, लेकिन अभी इस पुल को बनने में एक लंबा अरसा लग सकता है, जिसके चलते यहां के रहने वाले ग्रामीणों ने इस नदी को पार करने के लिए एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम किया है जो एक बड़े जोखिम के रूप में दिखाई देती है। जब से मैं पैदा हुआ तब से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। अच्छा। और उसके पहले से हमारे पुरखा बताते हैं, उससे पहले से ऐसा ही है। कितनी समस्याएं आती हैं यहाँ पर? बहुत बड़ी समस्या आती है। जब नाव ज़्यादा नदी बढ़ जाती है, तब तो जैसे हवासपुर होके 20 किलोमीटर पड़ता है, इधर से जाओ मान लो जौरा होके तब भी 15-20 किलोमीटर पड़ता है, उधर ही से बाजार आना जाना होता है। मतलब अगर आप इधर से जाएंगे तो जान जहमत में है। बिल्कुल। अगर कहीं और से आते हैं तो क्या दूरी बढ़ जाएगी? क्या लगभग 20-25 किलोमीटर की 20-25 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाती है। खतरा क्या क्या आ रहा है आपके सामने? कितना बड़ा खतरा दिख रहा है? खतरा इतना बड़ा आ रहा है कि आप ये समझ लो, बाई चांस कभी कभी जैसे नाव में बैठ के आते हैं तो 1-2 बार नाव पलट गई है यहाँ पे। इससे बहुत बड़ा रिस्क है, पानी में चले जाओ जान जोखिम में उसमें हो जाए। लमसम कितने समय से आप लोग ऐसा सफर तय कर रहे हैं? हम तो 40 साल से कर रहे सफर ऐसा। पहले किस तरीके से जाए? नाव से पार होते थे। नाव से पार होते थे। हाँ। तो बच्चे भी इसी हाँ, बच्चे भी नाव से जाते थे स्कूल। तो अब इससे पार करने का जो सफर है उसमें कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही है? बहुत बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है, जान जोखिम में डालनी पड़ती है। उस पर चलने से अगर नीचे चले जाओ तो बह जाओगे। अब क्या चाहते हैं, किस तरीके से, कब तक आखिर आप लोग ऐसा सफर तय करेंगे? अब जब तक यहाँ कोई नहीं होता तब तक तो कर ही रहे 40 साल से।